नागरे ने दोनों गिलास तैयार किए और एक देवराज चौहान की तरफ सरकाया और सोफे की पुष्ट टेक लगाते उसने 2 घूंट भरे और काजू के दाने उठाकर मुंह में डाले। देवराज चौहान की निगाहें नागरे पर थी। गिलास उठा। हम दोस्त हैं देवराज चौहान, नागरे मुस्कुराकर बोला। हम दोस्त नहीं हैं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। कैसी बातें करता है तू? हम दोस्त हैं, तभी तो तेरे को भीतर की इतनी बात बताई। कसम से मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। नाले जानता है बस। नागरे ने नाले को देखा। गोपाल नाले दीवार के साथ सटा खड़ा था। देवराज चौहान मुस्कुराया, कहा कुछ नहीं। तेरे को खुश होना चाहिए कि मैंने तेरे को इतनी बड़ी बात बताई। क्यों बताई? नागरे ने देवराज चौहान की ओर देखते हुए घूंट भरा। कुछ तो बात होगी जो तूने मुझे बात बताई। तेरे को रास्ते पे लाने के लिए जरूरी था। तेरे को सिंथेटिक इंसान पसंद आया ना? वो काबिल तारीफ चीज है। मेरा भाई मुरारे का आविष्कार है। नागरे खुलकर मुस्कुराया। देवराज चौहान ने गिलास उठाकर घूंट भरा। अब काम की बात पर आजा नागरे। मैंने तेरे को बताया कि मेरा 4 करोड़ लगा चीता और सिंथेटिक आदमी बनाने के लिए। ये बहुत ज्यादा रकम है, जबकि मैं ऐसे सिंथेटिक आदमियों की फौज तैयार कर लेना चाहता हूँ। फौज? हाँ, मेरे सेवक बनकर सिंथेटिक आदमी मेरे इशारे पर कारनामे करेंगे। हर जगह पर मेरा कब्जा होगा। कानून मेरे को सलाम मारेगा। सब मेरे सामने झुकेंगे। सिंथेटिक आदमी साथ हो तो ऐसा होना बहुत आसान है। देवराज चौहान नागरे को देखता रहा। परंतु मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मुरारे मेरे लिए सिंथेटिक आदमियों की फौज खड़ी कर सके। मुझे कम से कम 300-400 आदमी चाहिए। इससे कम में क्या बात बनेगी? तो तेरा भाई तेरे लिए ये काम करने को तैयार है? देवराज चौहान ने पूछा। क्यों नहीं करेगा? वो मेरा भाई है, मुरारे ने छाती ठोक कर बोला। अमेरिका ने उसके साथ जो सलूक किया उससे उसका मन खट्टा हो गया है। मुरारे अब मेरे लिए कुछ भी करना चाहता है। ये तो गलत होगा। क्यों? जो कोशिश करने की सोच रहे हो उससे आम लोग बहुत मरेंगे। ये पब्लिक के हित में नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा, तू पब्लिक का खैर ख्वाह मत बन, नागरे ने हाथ हिलाकर कहा। मैं चाहता हूं कि तू भी मेरे साथ मिल जा। हम दोनों मिलकर राज करेंगे। क्या करना होगा मुझे मिलने के लिए? तेरे को नहीं पता? नहीं। तू ये बात जानता है कि मुगलों के खजाने तक कैसे पहुंचा जा सकता है? उसके लिए सिक्का चाहिए, जो कि मेरे पास है। मुझे दौलत चाहिए कि मुरारे सिंथेटिक लोगों की फौज तैयार कर सके। हम दोनों मुगलों की दौलत तक पहुंचकर उस पर कब्जा जमा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी दौलत होगी। तू मेरे साथ मिल। ये नहीं हो सकता। क्यों? मैं नहीं चाहता कि तू अपने बुरे इरादे में सफल हो। ये बुरा इरादा है? सिंथेटिक आदमियों की फौज खड़ी करने की सोचना बुरा इरादा है, देवराज चौहान बोला। नागरे ने देवराज चौहान को घूरा। देवराज चौहान ने घूंट भरने के बाद कहा, मैं तेरे को सोचने का मौका दूंगा कि मैं जो करना चाहता हूं वो बहुत बढ़िया बात। मुझे तेरे भाई के आविष्कार से कोई मतलब नहीं। क्या कहता है? वो इतना बड़ा आविष्कार? बेशक बड़ा है, परंतु उसे पनपने देने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। ये तो गलत बात है। मुझे दौलत चाहिए। तू जान भी चुका है कि क्यों चाहिए। तेरे को मेरा साथ देना चाहिए। हम दोनों को मिल जाना चाहिए। हम एक साथ काम करेंगे तो भूल जा। नागरे ने अचकचाकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने काजू उठाकर मुंह में डाले। तू बहुत गलत कर रहा है देवराज चौहान। मुझे बांधने की सोच रहा है? देवराज चौहान ने कहा। तेरे को बांध के कोई फायदा नहीं। फिर क्या करेगा? तेरे को तैयार करूंगा कि तू मेरी बात माने। सोच देवराज चौहान कि हम कितने ताकतवर हो जाएंगे जब सिंथेटिक लोग हमारे लिए काम कर रहे होंगे। किसी से गद्दारी की आशा नहीं की जा सकती। कोई भी इस काम में मैं तेरे साथ नहीं हूं नागरे, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। बहुत जिद्दी है तू। तेरे को मुगलों की दौलत में से आधी दौलत मिल सकती है, देवराज चौहान बोला। मैं जानता था, नागरे हंस पड़ा। जानता था कि तू मेरी बात मानेगा, पर मुझे कल पाकर तेरे को मजा आता है। तू भी तो मुझे इनकार कर रहा था। तू भी देवराज चौहान कमाल का है। तू तो गलत मत समझ। तू जो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं। नागरे के चेहरे से चमक गायब हो गई। क्या मतलब? मैं तेरे को मुगलों की दौलत में से आधी दे दूंगा, पर मेरी बात माननी होगी। क्या? अपने भाई के आविष्कार को भारत सरकार के हवाले कर दे, देवराज चौहान बोला। नागरे हचकिचाकर देवराज चौहान को देखने लगा। देवराज चौहान ने गिलास खत्म किया। नाले? नागरे ने देवराज चौहान पर से नजरें हटाकर गोपाल नाले को देखा।
तूने सुनी इसकी बात? बकवास करता है ये, नाले कह उठा। पागलों जैसी बात हुई ना ये। हाँ, नाले बोला। ये समझ नहीं पा रहा कि सिंथेटिक इंसान हमें कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। हम खूब तरक्की कर जाएंगे और सरकार के समानांतर बैठ सकेंगे। देश के मसले भी हम हल करेंगे। जो भी देश हमारे सामने सर उठाएगा उसे हम सीधा कर देंगे। मुरारे भाई का आविष्कार हमारे लिए जीवन बूटी बन जाएगा और हम सपने अच्छे लेते हो। देवराज चौहान ने नाले को देखा। नागरे के चेहरे पर अब सख्त भाव दिखाई देने लगे। तेरे को मेरी बात माननी होगी देवराज चौहान। मैं पागलों की परवाह नहीं करता। नागरे के दांत भिज गए। नागरे भाई, ये तो ऊंचा उड़ने के फेर में है, नाले कह उठा। तू मुझे आधी दौलत दे देना मुगलों की। नागरे सब्र रखता कह उठा। आधी लेकर तू कहीं भी जा, मुझे मतलब नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तेरे हाथ पैसा नहीं लगने दूंगा, देवराज चौहान ने कहा। तो तुझे भी नहीं मिलेगा। सिक्का तो मेरे पास है, फिर तू खजाना कैसे खोजेगा? जब तक दौलत मेरे हाथ में ना आएगी मैं उसकी चिंता नहीं करता। तेरी जान मेरे हाथ में है देवराज चौहान, नागरे दांत पीस कर बोला। ये बात कहकर तू मुझे डरा नहीं सकता। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। तू मेरी बात नहीं मानेगा, कभी नहीं। देवराज चौहान शांत था। देशभक्त है तू? नहीं, पर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि निर्दोष लोग मरे। सिंथेटिक आदमियों से लोग मरेंगे? बहुत, क्योंकि तेरे इरादे खतरनाक हैं। नागरे ने गोपाल नाले को देखा। नहीं मानता नाले। नाले ने अपनी जगह छोड़ी और शांत भाव से देवराज चौहान की ओर बढ़ने लगा। इसे सोचने का वक्त दे दो नागरे भाई, शायद ये। कोई फायदा नहीं। देवराज चौहान खड़ा होता हुआ बोला। मैं किसी भी कीमत पर। देवराज चौहान अपने शब्द पूरे न कर सका। पीछे से गोपाल नाले ने रिवॉल्वर के दस्ते की चोट उसकी कनपटी पर दे मारी। देवराज चौहान की आंखों के सामने लाल पीले तारे नाचे। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी एक और चोट कनपटी पर पड़ी तो मस्तिष्क अंधेरे में डूबता चला गया। वो बेहोश होकर वापस सोफे पर जा गिरा। देवराज चौहान को होश आया, होंठों से कराह निकली। पहले बंद पलकें कई पलों तक कांपती रहीं, फिर वो खुल गई। देवराज चौहान की निगाह कमरे में दौड़ी। वो सजे सजाए साफ सुथरे कमरे में था। उसकी निगाहें अपने शरीर पर मौजूद कपड़ों पर पड़ी तो आंखें सिकुड़ गई। वो उठ बैठा, उलझन के साथ पुनः अपने कपड़ों को देखा। जब वो बेहोश हुआ था तो तब उसने दूसरे कपड़े पहने थे, अब दूसरे थे। उसके कपड़े किसने बदले? देवराज चौहान को वो सब याद आया जो बेहोश होने से पहले बातें हुई थी। सिंथेटिक चीता, सिंथेटिक आदमी। नागरे सिंथेटिक आदमियों की फौज खड़ी करके देश और दुनिया में तहलका मचा देना चाहता था। इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी और वो सिक्के के दम पर उन्हें मुगलों के खजाने तक पहुंचा सकता था। नागरे मुगल बादशाह की दौलत को हासिल करके सिंथेटिक आदमियों की फौज तैयार करने के सपने को पूरा कर लेना चाहता था, परंतु देवराज चौहान नागरे के बुरे इरादों को पूरा नहीं होने देना चाहता था। देवराज चौहान उठा और दरवाजे के पास पहुंचकर उसने दरवाजा खोलने की चेष्टा की, परंतु वो बंद था। वो कमरे की खिड़की पर पहुंचा, खिड़की बंद थी। देवराज चौहान ने बाहर देखने की कोशिश की, तभी दरवाजा खुलने की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान फौरन पलटा। देखते ही देखते दरवाजा खुला और गोपाल नाले ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से उसे देखा। सीसीटीवी कैमरों द्वारा तुम पर नजर रखी जा रही थी और मुझे खबर मिल गई कि तुम्हें होश आ गया है, गोपाल नाले बोला। तुमने मुझे बेहोश किया था, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में बोला। हाँ, 2 चोटें मेरे सिर पर मारी। एक से तुम बेहोश नहीं हुए तो दूसरी चोट लगानी पड़ी। नाले हमेशा की तरह इस वक्त भी शांत था। मेरे कपड़े क्यों बदले? वो गंदे हो गए थे, नाले ने सामान्य स्वर में कहा। कैसे? देवराज चौहान ने दांत भींच लिए। जब मैं बेहोश हुआ तब तो वो साफ थे। गोपाल नाले 3 कदम उठाकर कमरे में आया। कुछ खाना चाहोगे? मैं यहां से जाना चाहूंगा, देवराज चौहान ने गुर्राकर कहा। गोपाल नाले कुछ पल देवराज को देखता रहा, फिर बोला, नागरे साहब से इस बारे में बात करो। अगले ही पल देवराज चौहान गोपाल नाले पर झपट पड़ा। 4 कदमों का फासला था उनके बीच। वक्त कम था, नाले संभल न सका और देवराज चौहान उससे आ टकराया। टक्कर जबरदस्त थी, दोनों नीचे जा गिरे। अगले ही पल देवराज चौहान ने फुर्ती से उठकर पुनः नाले पर झपटना चाहा कि ठिठक गया। फर्श पर पड़ा नाले रिवॉल्वर थामे हुए था, नाल उसकी तरफ की हुई थी। क्यों अपनी जान गंवाने पर तुले हुए हो? गोपाल नाले शांत किंतु सर्द स्वर में बोला। देवराज चौहान के दांत भिज गए बेबसी से। पीछे हटो। देवराज चौहान पीछे हटा।
और पीछे हटो, 3 कदम और। देवराज चौहान ने ऐसा ही किया। नाले उठा और रिवॉल्वर जेब में डालते हुए कह उठा, ऐसी बेवकूफी फिर मत करना। इस बंगले से बाहर निकलते ही ढेरों गोलियां तुम्हारे जिस्म में धंस जाएंगी। बाहर मौजूद गनमैन यहाँ आने वाले लोगों पर इतना ध्यान नहीं देते जितना कि यहाँ से बिना इजाजत बाहर निकलने वालों पर देते हैं। भीतर से बाहरी किसी आदमी ने बाहर निकलना होता है तो उन्हें खबर की जाती है, फिर वो उसे शूट नहीं करते। उन्हें खबर ना मिली हो और कोई बाहर निकले तो वो उसे शूट कर देते हैं। नागरे साहब का यही ऑर्डर है। यही वजह है कि तुम्हें नजर में रखा जा रहा है कि तुम बेकार में अपनी जान ना गवाओ, और ये सब ज्यादा देर नहीं चलेगा। देवराज चौहान गुर्राया, यहाँ वही होगा जो नागरे साहब चाहेंगे। तुम डकैती मास्टर देवराज चौहान हो, खतरनाक हो, परंतु इस वक्त हमने तुम पर काबू पा रखा है और तुम्हें वही करना होगा जो हम चाहेंगे। नाले शांत स्वर में बोला, मैं तुम्हें फिर चेतावनी देता हूं कि दोबारा गड़बड़ करने की चेष्टा मत करना। मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें शूट करके यहां से निकल जाऊंगा। देवराज चौहान बोला, तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि जगमोहन हमारे पास है। तुम्हारी कोई हरकत उस पर भारी पड़ सकती है। देवराज चौहान के दांत बिछ गए। तभी खुले दरवाजे से नागरे केले वाले ने भीतर प्रवेश किया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, परंतु दोनों के चेहरों के भाव देखकर ठिठका। फिर वह नाले से कह उठा, क्या बात है, ये यहां से भाग जाने का इरादा रखता है। इसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। मामूली बात है। डकैती मास्टर देवराज चौहान आराम से तो बैठेगा नहीं। नागरे हौले से हंसा। छोटी छोटी बातों पर नाराज ना हो नाले। फिर वो आगे बढ़कर कह उठा, तुझे नाले ने बचा लिया देवराज चौहान। अगर तू यहां से बाहर निकल जाता तो मारा जाता। तेरे को बता रखा है कि बाहर फैले गनमैन बंगले से बिना खबर के बाहर निकले बाहरी आदमी को शूट कर देते हैं। लगता है तेरे को हमारी इस बात का भरोसा नहीं। ये सिस्टम तुमने इसलिए बना रखा है कि सिंथेटिक आदमी किसी वजह से बाहर ना निकल जाए। देवराज चौहान बोला, सही कहा तूने। नागरे ने सिर हिलाया। अभी मैं किसी को बताना नहीं चाहता कि मैं किस फेर में हूं। मुझे बता दिया, तेरे को अपना समझ के बता दिया। फालतू बात मत कर नागरे। नागरे देवराज चौहान को देखकर मुस्कुराया। मेरे कपड़े क्यों बदले? देवराज चौहान ने नागरे से पूछा। बेकार की बात पूछकर क्यों वक्त बर्बाद करता है? चल काम की बात करते हैं, नागरे ने कहा और आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा और पास पड़ी खाली कुर्सी की तरफ इशारा करके बोला, आ इधर आ जा। देवराज चौहान कुर्सी की तरफ बढ़ता हुआ कह उठा, अब तुम मुगलों की दौलत की बात करोगे? हाँ, तो मेरा जवाब वही है जो पहले था। देवराज चौहान बोला, मैं नहीं चाहता कि सिंथेटिक इंसानों को बनाया जाए और उनका इस्तेमाल तुम अपने फायदे के लिए करो और मासूम लोगों की बेवजह जान जाए। तूने दुनिया का ठेका ले रखा है। नागरे ने मुंह बनाया। मैं वो ही करता हूं जो मुझे अच्छा लगता है। देवराज चौहान, हम उस दौलत तक पहुंचकर उसे आधा आधा बांट लेंगे। मुगलों की वो बड़ी दौलत होगी और आधी आधी करके भी वो बहुत बड़ी रहेगी। सिक्का मेरे पास है, ये मत भूल कि मेरे सिक्का न देने पर तू उस दौलत तक नहीं पहुंच सकेगा। मेरे ख्याल में तू दौलत खोना नहीं चाहेगा। मुझे परवाह नहीं उस दौलत की, परंतु तुम्हें दौलत तक नहीं पहुंचने दूंगा क्योंकि मैं सिंथेटिक इंसान बनाना चाहता हूं। हाँ, मैं फिर पूछता हूं कि तूने दुनिया का ठेका ले रखा है। नागरे ने उसकी आंखों में झांका। मेरे हाथों से तू गलत काम नहीं करा सकता नागरे, देवराज चौहान ने कहा। यह गलत काम नहीं है, पूरी तरह से गलत है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका। नागरे के चेहरे पर सोच भरी गंभीरता थी। तो तू नहीं मानेगा? देवराज चौहान खामोश रहा। बहुत हो गया, आज मैं ये किस्सा निपटा देना चाहता हूं, नागरे ने सिर हिलाकर कहा। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। जब तू बेहोश था तो मैंने सिंथेटिक चीता और सिंथेटिक आदमी को यहां से हटा दिया। पूछ क्यों? क्यों? ताकि इस बारे में तू किसी से बात करे तो सिंथेटिक इंसान मेरे यहां से बरामद ना हो। मशीनें भी हटा दी जिनसे सिंथेटिक इंसान बनाया जाता है, यानी कि अब मेरे यहां से कुछ भी बरामद नहीं हो सकता। ये काम तुमने मेरी बेहोशी के चंद घंटों में कर लिया। वहां तो काफी सामान था, देवराज चौहान बोला। नागरे खामोश रहा। उसी पल देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर नागरे का हाथ पकड़ा और कलाई पर बंधी घड़ी अपनी तरफ करके उस पर नजर मारी। 2 पल देखता रहा, फिर उसके होंठों से निकला, 4 दिन? क्या मैं 4 दिन बेहोश रहा? उस दिन 22 तारीख थी जब मैं बेहोश हुआ और आज तुम्हारी घड़ी पर 26 तारीख है। हैरानी है, मैं 4 दिन बेहोश रहा। देवराज चौहान के होंठ पिच गए। नाले ने शायद तुम्हें तगड़ी चोटें मार दी थी।
उसकी वजह से बेहोशी में ही तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई थी। डॉक्टर को बुलाया मैंने तुम्हारे लिए, उसने तुम्हारा इलाज करके तुम्हें ठीक किया। देवराज चौहान के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। तुम्हारी बात यकीन के काबिल नहीं, मैं सच कह रहा हूं, नागरे ने शांत स्वर में कहा। मैंने तुम्हें आजाद करने की सोच ली। क्या? देवराज चौहान के होंठों से निकला। तुम आधे घंटे में यहां से बाहर होगे। नागरे मुस्कुराया। मैं जानता हूं तुम्हें विश्वास नहीं आएगा, परंतु यह सच है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। नाले, नागरे बोला, इसके लिए कमीज पैंट ला जो इसे फिट आ जाए। गोपाल नाले कमरे से बाहर निकल गया। तुम किस फेर में हो? देवराज चौहान सतर्क नजर आ रहा था। मैं किसी फेर में। तभी नागरे का मोबाइल बजने लगा। हेलो, नागरे ने बात की। देवराज चौहान की उलझन भरी निगाहें नागरे पर थी। कैसे हो? उसी औरत की आवाज कानों में पड़ी। कैसा क्या? नागरे ने मुंह बनाकर बोला। इधर बहुत झंझट है। देवराज चौहान तैयार नहीं हुआ। मानता नहीं? तुमने उसे सही ढंग से शीशे में उतारा था। मैंने सब काम ठीक किया, पर लगता है उसे सिंथेटिक इंसान बनाने से चिढ़ है। नहीं मानता। कहता है सिंथेटिक इंसान लोगों के लिए खतरा बन जाएंगे, इसलिए नहीं मान रहा। कहता तो ठीक है, दूर की सोची उसने। औरत की आवाज कानों में पड़ी। अब क्या करोगे? देवराज चौहान को मैं आजाद कर दूंगा। उधर से औरत के हंसने की आवाज आई, फिर कानों में उसके शब्द पड़े। तेरा आजाद करने का मतलब मैं खूब जानती हूँ। खैर, तेरे को नई खबर देनी है, बोल। मोहनदासा ने चंकी को सुपारी दी है टोनी पार्कर को मारने की। ये तो होना ही था। नागरे मुस्कुराया। पार्कर ने मोहनदासा को किनारे जो लगा दिया। चंकी कौन है? पेशेवर हत्यारा है, अपने काम में माहिर है। हौसले वाला होगा जो पार्कर को मारने के लिए तैयार हो गया। अगर वो पार्कर को मार देता है तो दासा तब तुमसे बात करेगा सिक्के के बारे में। मुझे यकीन नहीं कि चंकी पार्कर को मार पाएगा। कुछ पता नहीं कि क्या हो जाए, दासा अपना हक छोड़ने वाला नहीं। मैं उसकी परवाह नहीं करता। देवराज चौहान को तैयार करो तो बात बने। लगा तो हूं। आओगे नहीं? बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। औरत की आवाज कानों में पड़ी। जल्दी फोन करूंगा तुम्हें। उधर से औरत ने फोन बंद कर दिया। नागरे ने फोन जेब में रखा और जेब से सिक्का निकालकर देवराज चौहान की तरफ उछाला। देवराज चौहान ने सिक्के को लपक लिया, सिक्के को देखा। ये वही सिक्का है जिसके दम पर तुम मुगलों की दौलत तक पहुंच सकते हो। सिक्के से निगाह हटाकर देवराज चौहान ने नागरे को देखा। मैं तुम्हें सिक्के के साथ आजाद कर रहा हूं। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। यकीन नहीं आ रहा होगा। यकीन आ गया है कि तुम ऐसा ही करने वाले हो, देवराज चौहान बोला। इतनी जल्दी कैसे यकीन आ गया? तुम इस तरह मुझे आजाद करके मुझ पर नजर रखोगे। सोचते हो कि सिक्के के पास होने पर मैं मुगलों की दौलत सोचते हो कि सिक्का पास होने पर मैं मुगलों की दौलत तक पहुंचने की चेष्टा करूंगा और ठीक मौके पर तुम दौलत मुझसे हथिया लोगे। नागरे कई पलों तक देवराज चौहान को देखता रहा, फिर सिर हिलाकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराया। तभी नाले ने भीतर प्रवेश किया। उसके हाथ में हैंगर था जिस पर कपड़े लटके थे। उधर बेड पर रख दे, नागरे ने कहा। नाले ने कपड़े बेड पर रख दिए। नागरे ने देवराज चौहान से कहा, सिक्का मैंने तुझे दे दिया, कपड़े डाल और जा। नाले तेरे को बाहर तक छोड़ देगा। यहां से 100 माइल्स किसी भी दिशा की तरफ मेरा ही राज चलता है। नागरे केलेवाला के हाथ 100 माइल्स जितने लंबे हैं। तू किसी भी दिशा की तरफ जा, परंतु मैं तेरे को 100 माइल्स के घेरे से बाहर नहीं निकलने दूंगा। सोच तब तेरी क्या हालत होगी जब सिक्का भी तेरे पास होगा। तू आजाद है और 100 माइल्स के मेरे घेरे से तू बाहर नहीं निकल पा रहा। देवराज चौहान ने सिक्का उछालकर पुनः अपने हाथों में दबा लिया। बोला, जगमोहन को भी मेरे साथ आजाद कर रहे हो? नहीं, नागरे ने इंकार में सर हिलाया। क्यों? देवराज चौहान ने नागरे के चेहरे पर निगाह मारी। अभी उसके बारे में फैसला नहीं लिया, लेकिन तुम्हें आजाद करने की सोच चुका हूं। जगमोहन के साथ क्या करोगे? कुछ नहीं, जिस तरह अब तक मेरे पास है वैसे ही रहेगा। वो किस हाल में है नागरे? शंका न करो देवराज चौहान, नागरे मुस्कुराया। जगमोहन ठीक हालत में है, उसे यहां कोई परेशानी नहीं है। मैं उससे मिलना चाहता हूं। मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। क्यों? नहीं जरूरत समझता तो नहीं समझता। तुम्हारी क्यों का जवाब देना जरूरी नहीं है मेरे लिए। मेरा मन कहता है कि तुम्हें जगमोहन से दूर रखना ही बेहतर है। वैसे ही मामला हल हो सकता है। कैसे? हम दोनों मिलकर मुगलों की दौलत को तलाश करते हैं और नहीं, देवराज चौहान ने बात काट कर कहा। फिर तो तुम जगमोहन से नहीं मिल सकते, नागरे ने सामान्य स्वर में कहा।
तुम जगमोहन को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हो? कसम से बिल्कुल भी नहीं। मेरा विश्वास करो, जैसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया वैसे ही उसे भी। इन हालातों में तुम्हारा भरोसा करना मेरे लिए मजबूरी है। अब तुम जैसा भी समझो, मैं क्या कह सकता हूँ। तुमने मुझे 4 दिन बेहोश क्यों रखा? देवराज चौहान ने पूछा। मैंने नहीं रखा, तुम्हें होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने आकर तुम्हारी देख रेख की और तुम। मैं ये बात मान नहीं सकता, देवराज चौहान ने कहा और उसकी निगाह अपनी कलाई पर गई जहां पर सुई लगने का निशान था। ये क्या है? डॉक्टर ने तुम्हें ग्लूकोज लगाया था, तुम बेहोश जो थे। मुझे पता चल जाएगा कि तुमने मुझे बेहोश क्यों रखा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। नागरे खामोश रहा। गोपाल नाले 6 कदम दूर सतर्क खड़ा था। तो तुम मुझे छोड़ रहे हो? पक्का? सिक्का भी मुझे दे दिया। ये मेरे किस काम का? अलबत्ता तुम्हारे काम आ सकता है। और तुम मुझे अपने से 100 माइल्स दूर नहीं जाने दोगे, देवराज चौहान बोला। ताकि तुम खजाना ना पा सको? तब तकलीफ तो बहुत होगी तुम्हें कि सिक्का तुम्हारे पास और तुम पंगा खड़ा कर रहे हो। मैं नहीं, पंगा तुम खड़ा कर रहे हो, नागरे ने कहा। मैं अपने भाई मुरारे का सपना पूरा करना चाहता हूं, परंतु तुम मुगलों की आधी दौलत मेरे हवाले नहीं करना चाहते। तुम मेरे भाई के सिंथेटिक आविष्कार को खतरनाक कह रहे हो। गलत बात है। तुम्हें मेरे भाई के बनाए सिंथेटिक इंसान की मैं कदर करता हूं, देवराज चौहान बोला। परंतु तुम अपने लिए सिंथेटिक इंसानों की फौज तैयार करना चाहते हो जिन्हें एक कमरे में बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है। तुम्हारे इरादे खतरनाक है नागरे। तो मैं भी देखूंगा कि तुम कैसे मुगलों की दौलत लेते हो, नागरे तीखे स्वर में बोला। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में देखा। तो अब तुम अपने आदमी मेरे पीछे लगाए रखोगे? वो तुम्हें बताते रहेंगे कि मैं कहां पर हूं और क्या कर रहा हूं? 100 माइल से ज्यादा दूर जाना चाहूंगा तो वो मुझे रोकेंगे? कुछ भी समझो। अगर मैं 100 माइल से बाहर निकल गया तो फिर तुम क्या करोगे? 100 माइल से ज्यादा दूर निकल गए तो मैं तुम पर से नजरें हटा लूंगा। ये मेरा वादा है। तुम जैसों के वादों का एतबार कौन करेगा? कम से कम मैं तो नहीं करने वाला। कहने के साथ ही देवराज चौहान कुर्सी से उठा और बेड की तरफ बढ़ गया। मुझे इस तरह आजाद करके तुम कोई खतरनाक खेल खेलने जा रहे हो। वो खेल तुम्हारे लिए या फिर मेरे लिए, किसी के लिए भी घातक हो सकता है। नागरे देवराज चौहान को देखता रहा, बोला नहीं। देवराज चौहान ने कपड़े पहने और कपड़े उतारे और बेड पर पड़ी कमीज पैंट पहनने लगा। मेरे हाथ 100 मील लंबे हैं, ये अंदाजा तुम्हें जल्दी हो जाएगा, नागरे शांत स्वर में बोला। देवराज चौहान ने कपड़े पहन लिए, सिक्का जेब में रखा। मैं भी देखना चाहता हूं नागरे कि तुम मुझसे क्या खेल खेलना चाहते हो, देवराज चौहान बोला। नागरे ने कहा, इसे बाहर तक छोड़ो। नाले देवराज चौहान के पास पहुंचा और उसकी कलाई पकड़ ली। देवराज चौहान उसे देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। चलो। नाले उसकी कलाई पकड़े दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाय देवराज चौहान, नागरे ने पीछे से कहा। वो दोनों दरवाजे से बाहर निकल गए। बसंत गोला ने कार एक पुरानी सी कॉटेज के बाहर रोकी और तेजी से भीतर प्रवेश करने के लिए दरवाजे के पास पहुंचा, परंतु दरवाजा बंद था। गोला ने चाबी जेब से निकाली और की होल में डालकर दरवाजा खोला। भीतर प्रवेश करके चाबी पुनः घुमा दी और पास की खिड़की पर खड़ा होकर बाहर देखने लगा। कॉटेज के सामने खड़ी कार उसे स्पष्ट नजर आ रही थी। ये लगभग वीरान इलाका था। यहां वहां इसी तरह के कॉटेज बिखरे बने दिखाई दे रहे थे। 5 मिनट गोला इसी तरह खड़ा रहा, परंतु सब ठीक लगने पर वो वहां से हटा और भीतरी हिस्से की तरफ बढ़ गया। दोपहर का 1 बज रहा था। दासा साहब, मध्यम स्वर में गोला ने आवाज लगाई। जवाब में कोई स्वर नहीं आया। एक कमरे में प्रवेश करते ही ठिठका। मोहन दासा अंडरवियर पहने बेड पर औंधे मुंह सोया पड़ा था। पास में 2 बोतलें विस्की की लुढ़की पड़ी थी। एक गिलास में अभी भी विस्की पड़ी दिखाई दे रही थी। गोला को समझते देर न लगी कि मोहन दासा दारू पी के सोया है। 3 मोबाइल बेड पर ही बिखरे पड़े दिखाई दे रहे थे। गोला करीब पहुंचा, झुककर दासा का चेहरा देखा। विस्की की स्मेल महसूस हुई उसे। गोला के मन में फौरन यही विचार आया कि दासा को इसी तरह पीकर बेसुध नहीं होना चाहिए। दुश्मन बहुत हैं और वक्त का कोई भरोसा नहीं है। ऐसी हालत में गोला उसे उठाना नहीं चाहता था, पर उठाना जरूरी था। फिर भी गोला की हिम्मत नहीं हुई दासा को उठाने की। कुछ पल सोच के बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और दासा का नंबर मिला दिया। बेड पर दिखाई दे रहे तीनों कोनों में से एक फोन बजने लगा।
फोन की बेल की आवाज तेज थी, परंतु दासा बेहोश होकर पड़ा रहा। पूरी बेल बजने के बाद फोन खामोश हो गया। गोला ने पुनः नंबर मिलाया तो फोन फिर बजने लगा। इस तरह 4 बार करने पर मोहनदासा के शरीर में थोड़ी सी हरकत महसूस हुई। वो नींद में ही रहा, परंतु उसका दायां हाथ बेड पर इधर उधर पड़ने लगा। वो फोन की तलाश में था। फोन बज रहा था। गोला ने फौरन फोन उठाकर दासा के कान के पास कर दिया। बेल दासा के कान में बजने लगी। एकाएक दासा के शरीर में हरकत हुई। शायद उसे कुछ अटपटा लगा। उसने फौरन आंखें खोली। गर्दन उठाकर देखा तो गोला के चेहरे पर उसकी नजरें जा टिकी। गोला ने वो मोबाइल वापस बेड पर रखा और हाथ में दबे अपने मोबाइल से कॉल काटकर फोन जेब में रख लिया। मोहनदासा अभी तक उसे देखे जा रहा था। आंखें नशे में लाल सुर्ख हो रखी थी। दासा साहब, मैं हूं, गोला शांत स्वर में बोला। दासा ने करवट ली, उठ बैठा, हाथ से आंखों को मसला। गोला खामोशी से खड़ा था। कब आया? दासा ने अपनी आंखें खोलने का प्रयत्न करा। अभी। कोई तेरे पीछे तो नहीं लगा? नहीं, सब ठीक पाकर ही मैं यहां तक आया हूं। दासा ने अपनी लाल आंखों को खोलकर उसे देखा। रात देर से सोए? सुबह नींद आई। दासा उठा और कमरे से बाहर निकल गया। गोला ने वहां पड़ी कुर्सी को खींचा और बैठ गया। चेहरे पर गंभीरता थी। 2-3 मिनट बाद दासा पुनः कमरे में पहुंचा। टॉवल से मुंह पोंछ रहा था। फिर टॉवल बेड पर एक तरफ फेंका और गोला को देखकर पूछा, काम ठीक चल रहा है? सब ठीक है। तू क्यों आया? फोन कर लेता। मैंने 2 बार फोन किया, परंतु आपने फोन नहीं उठाया। मुझे चिंता होने लगी। दासा बेड पर बैठे हुए कह उठा, बंदर की कोई खबर? नहीं, परंतु देवराज चौहान की खबर है। जबरदस्त खबर। प्रताप के भाई सूरज ने फोन पर खबर दी। वो कहता है कि उसने आपको भी फोन किया, परंतु आपने कॉल रिसीव नहीं की, तो उसने प्रताप को फोन करके सारी खबर दी। काम की बात बोल। दासा की सुर्ख आंखें सिकुड़ी। नागरिक केले वाले ने देवराज चौहान को छोड़ दिया है। क्या? मोहनदासा के होंठों से निकला। क्या छोड़ दिया है? मैं समझा नहीं। देवराज चौहान नागरे के पास कैद में था। हाँ, नागरे ने देवराज चौहान को छोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? नागरे देवराज चौहान को क्यों छोड़ेगा? वो तो सूरज ने बताया कि गोपाल नाले ने फार्म हाउस वाले बंगले के बाहर देवराज चौहान को छोड़ा और खुद वापस भीतर चला गया। देवराज चौहान वहां से अकेला ही चला गया। ये कैसे हो सकता है? मोहनदासा के होंठों से निकला। ऐसा ही हुआ, बेवकूफ। दासा झल्लाया। नागरे इस तरह देवराज चौहान को क्यों जाने देगा? देवराज चौहान उस सिक्के के दम पर नागरे को मुगल बादशाह की उस दौलत तक पहुंचा सकता है। क्या पता वो देवराज चौहान ना हो? वो देवराज चौहान ही था। तुझे कैसे पता? मैंने सूरज से बात की, ये सब बातें की। वो कहता है कि देवराज चौहान ही था। नाले ने उसे फार्म हाउस के बंगले के बाहर लाकर छोड़ा और वापस बंगले में आ गया। देवराज चौहान वहां से चला गया। दासा गोला को देखने लगा, फिर बोला, सूरज वहां क्या करता है? बंगले के आसपास मौजूद रहने वाले गनमैनों में से एक है। और तभी मोहनदासा का एक मोबाइल बज उठा। गोला खामोश हो गया। दासा ने फोन उठाकर बात की। दूसरी तरफ असलम था। दासा साहब, कुछ देर पहले देवराज चौहान को नागरे ने छोड़ दिया है। असलम की आवाज कानों में पड़ी। दासा के होंठ भिज गए। पक्की खबर है? दासा के होंठों से निकला। कच्ची खबर आपको देने की हिम्मत कर सकता हूं मैं क्या? क्यों छोड़ा? ये मुझे नहीं पता। देवराज चौहान के पीछे नागरे ने अपने आदमी छोड़े होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देवराज चौहान अकेला गया, उसके पीछे कोई नहीं गया। ये नहीं हो सकता। दासा परेशान स्वर में कह उठा। यही बात है, देवराज चौहान वहां से अकेला गया। ठीक है, कोई और खबर हो तो बताना। दासा ने अपना मोबाइल बेड पर उछाल दिया। असलम का फोन था। गोला कह उठा। हाँ। दासा के होंठ भिजे हुए थे, आंखों में सोच के भाव थे। वो भी यही कहता है जो मैंने बताया? हाँ। मतलब कि सूरज और असलम एक ही बात कर रहे हैं, तो इसमें शक की कोई वजह नहीं बची कि नागरे ने देवराज चौहान को जाने दिया। गोला सिर हिलाकर कह उठा। परंतु मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि नागरे देवराज चौहान को क्यों जाने देगा। देवराज चौहान तो उसके लिए कीमती मुर्गी से भी कीमती है। यही बात तो मेरा दिमाग खराब कर रही है कि नागरे देवराज चौहान को क्यों। लगता है मुगलों की दौलत को लेकर नागरे और देवराज चौहान के बीच कुछ तय हो गया है। बोला, बेवकूफों की तरह बात मत कर। दासा झल्लाकर बोला।
क्या मतलब? नागरे और देवराज चौहान के बीच मुगलों की दौलत को लेकर कुछ तय हो गया और नागरे ने देवराज चौहान को जाने दिया। तू क्या सोचता है कि इन हालातों में नागरे देवराज चौहान का भरोसा करेगा? नहीं, इतनी बड़ी दौलत का मामला है। नागरे देवराज चौहान को अकेला नहीं छोड़ेगा। नागरे जैसा हरामजादा अपने बाप का भरोसा ना करे तो देवराज चौहान पर भरोसा करके उसे कैसे छोड़ सकता है? सोच सोच जरा। ये बात तो ठीक कही। फिर सोच, देवराज चौहान को उसने क्यों छोड़ा? सोचने वाली बात। देवराज चौहान अकेला गया, बिल्कुल अकेला। गोला ने सिर हिलाया। जगमोहन उसके साथ नहीं था। नहीं। पूछा तूने सूरज से? पूछा तो नहीं, पर चुप रह। दासा ने बुरा सा मुंह बनाया और बेड पर रखा फोन उठाकर असलम का नंबर मिलाने लगा। वो सिक्का तो नागरे के पास होगा, गोला बोला। उसके पास ही होगा, दासा बोला और असलम से बात हो गई। देवराज चौहान अकेला गया था क्या? हाँ, असलम की आवाज आई। वो अकेला ही था। जगमोहन उसके साथ नहीं था? नहीं, वो भीतर ही कैद है। वो देवराज चौहान के साथ नहीं था। नई खबर हो तो मुझे फोन मारना, कहकर दासा ने फोन बेड पर रखता व्याकुल स्वर में कह उठा। ये समझना कठिन हो रहा है कि नागरे क्या करने वाला है। वो यूं देवराज चौहान को अकेला नहीं छोड़ेगा। गहरी चाल खेल रहा है नागरे। देवराज चौहान उसे मुगलों की दौलत तक ले जा सकता है, परंतु उसने देवराज चौहान को अकेला जाने दिया। ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही। वो इस तरह देवराज चौहान को क्यों जाने देगा, जबकि टोनी पार्कर इस मामले में नागरे के साथ जुड़ा है? वो पार्कर को क्या जवाब देगा? गोले? हाँ, नागरे साला कुछ करने जा रहा है। पक्का वो कोई चाल खेल रहा है देवराज चौहान से। तेरे को खबर मिलते ही अपने आदमी देवराज चौहान की तरफ दौड़ा देने चाहिए थे कि वो उस पर नजर। रिम्मी और जावेद को उसी वक्त भेज दिया था उधर, सब समझा दिया था उन्हें। रिम्मी को क्यों भेजा? जावेद के साथ लड़की होगी तो देखने वाले को सामान्य बात लगेगी। देवराज चौहान मिल गया तो उस पर नजर रखने में आसानी होगी। वैसे भी रिम्मी चालू चीज है, सोच समझ कर ही उसे इस मामले में लिया है। अभी उनका कोई फोन नहीं आया? अभी तो नहीं। वो ढूंढ लेंगे देवराज चौहान को। क्या कहा जा सकता है? गोला कुछ बेचैन हुआ। मैंने सूरज से पूछकर उन्हें बता दिया था कि देवराज चौहान ने क्या कपड़े पहन रखे हैं। देवराज चौहान का हुलिया मैंने बता दिया था। अब हम क्या करें गोला? गोला फौरन कुछ न कह सका। नागरे सोच रहा था कि देवराज चौहान को छोड़े जाने की खबर किसी को नहीं। वो ऐसा नहीं सोचेगा, गोला बोला। वो ये सोच सकता है कि हम या पार्कर इस जगह पर नजर रखवा रहे हों। दासा ने होंठ भींचकर सिर हिलाया। नागरे ने तो खोपड़ी खराब कर दी देवराज चौहान को जाने देकर। कुछ समझ में नहीं आ रहा। दासा हाथ बढ़ाकर फोन उठाता कह उठा। इधर पार्कर ने मेरी ऐसी ठोक दी कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा। जावेद, रिम्मी देवराज चौहान को ढूंढ लेते हैं तो कुछ बात बने। दासा नंबर मिलाने लगा। अब किसे? गोला ने पूछा। बंदर को। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। हेलो, चंकी की आवाज आई। तेरे को 12 करोड़ दे दिया था, अभी तक तूने कुछ किया क्यों नहीं? ये काम जल्दी होने वाला नहीं, सब्र रखना पड़ेगा, उधर से चंकी ने कहा। सब्र रखते रखते मेरी ठुक जाएगी। मुझे अपना काम करने दे, शायद आज ही काम की शुरुआत हो जाए। कैसी शुरुआत? टोनी पार्कर को बाहर निकालना है तो उसके खास आदमियों को मारना पड़ेगा। त्रेहन का काम शायद आज हो जाए। दासा ने गहरी सांस ली, फिर बोला। पार्कर का काम जल्दी निपटा तो 2 करोड़ ज्यादा दूंगा। मैं इस काम को सुरक्षित ढंग से निपटाना चाहता हूं कि किसी को हवा न लगे कि ये सब मैंने किया है। मेरा मतलब तू समझ गया ना? हाँ, कहने के साथ ही उधर से चंकी ने फोन बंद कर दिया था। साला बंदर। दासा ने बड़बड़ाकर फोन हटाया और गोला से बोला, जावेद, रिम्मी को फोन लगा के पूछ। गोला ने जावेद को फोन लगाया। बात हो गई। देवराज चौहान मिला? गोला ने छूटते ही पूछा। अभी नहीं, हम आसपास के इलाके छान रहे हैं उसकी तलाश में। कहीं तो किसी पेड़ के नीचे रिम्मी से इश्क तो नहीं लड़ा? क्या बात करते हो गोला भाई, हम परेशान हैं कि जल्दी से देवराज चौहान मिल जाए। उसे ढूंढ के मुझे खबर कर, गोला ने कहकर फोन बंद किया और मोहन दासा से बोला। जगमोहन को उसने अपने पास ही रखा है और देवराज चौहान को आजाद कर दिया। नागरे ने कोई तगड़ा खेल खेला लगता है। मोहन दासा के चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। गोला उसे देखता रहा। टोनी पार्कर को नागरे के पीछे डलवा देते हैं अभी तो, दासा बोला। पार्कर को इस बात की खबर करके? हाँ। हमें क्या फायदा? शायद पार्कर से हमें पता चल जाए कि नागरे किस चक्कर में है, मोहन दासा ने सोच भरे स्वर में कहा।
लेकिन एक बार नागरे से बात करनी चाहिए। देखो तो सही कि वो मेरे से क्या बात करता है। लगाऊं नागरे का नंबर? लगा। गोला ने फौरन हाथ में थमे मोबाइल से नंबर मिलाया। दूसरी तरफ बेल गई तो मोबाइल दासा की तरफ बढ़ा दिया। दासा ने मोबाइल थामा और कान से लगा लिया। नागरे की आवाज कानों में पड़ी। हेलो, मैं दासा। मोहन दासा शांत स्वर में बोला। तूने देवराज चौहान को छोड़ दिया? क्यों छोड़ा? क्या बात हुई उससे? इस बात से तेरा क्या मतलब? नागरे का हंसने का स्वर कानों में पड़ा। दासा जल भून कर रह गया। तू जानता है कि मेरा क्या मतलब है। मत भूल कि सिक्का मैंने ही, पार्कर ने दिया मुझे। तू मामले से बाहर है, कम से कम मेरे लिए तो बाहर ही है। तू अच्छी तरह जानता है कि मैं इस मामले से जुड़ा हुआ मेरे लिए नहीं, पार्कर के लिए ऐसा होगा उससे बात कर। तू इधर मेरे पे नजर रखवा रहा है? नहीं, इत्तेफाक से बात पता चली। इत्तेफाक से? नागरे का कड़वा स्वर कानों में पड़ा। एक बात मुझे भी इत्तेफाक से पता चली। क्या? चंकी। समझा क्या? मोहनदासा ठगा सा रह गया। मस्तिष्क में धमाके हुए, चेहरे पर से कई रंग आकर गुजर गए। तो क्या चंकी? मोहनदासा बेहद सामान्य स्वर में कह उठा। नहीं समझा? नागरे के हंसने के की आवाज कानों में पड़ी। चंकी का नाम सुनकर गोला सतर्क दिखने लगा था। नहीं, कौन है चंकी? और तू क्या कहना चाहता है? मेरे ख्याल में मैं तेरे को बताना चाहता हूं वो तू समझ गया है। चंकी तो पार्कर तक नहीं पहुंच सकेगा, परंतु पार्कर तुझ तक फौरन पहुंच जाएगा। मुझ पर से नजरें हटा ले और देवराज चौहान को भूल जा, नहीं तो मुझे पार्कर को चंकी की बात बतानी होगी कि तेरा किस्सा खत्म। इसके साथ ही उधर से नागरे ने फोन बंद कर दिया। मोहनदासा ठगा सा बैठा रहा, कान से फोन हटा लिया। चेहरे पर खतरनाक भाव आ गए थे। क्या बात है दासा साहब? नागरे से चंकी की क्या बात हो रही थी? नागरे चंकी के बारे में जान चुका है कि हम उससे पार्कर की हत्या करवा रहे हैं। नहीं। गोला हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। वो यूं ही बकवास कर, वो तुक्का नहीं मार रहा था, ठीक कह रहा था। उसके पास पक्की खबर है। दासा गुर्रा उठा। ये बात उसे कैसे पता चली? किसी ने तो बताई होगी। गोला दासा को धड़कते चेहरे से देखता रहा। गोला का रंग फक था। नागरे क्या बोला? मुझे इस मामले से हट जाने को कहा, नहीं तो वो चंकी की बात पार्कर के कान में डाल देगा। साला कुत्ता। गोला दांत के किटकिटा उठा। चंकी वाली बात लीक कैसे हुई? हमारी तरफ से या चंकी की तरफ से? मोहनदासा पागल हो गया। चंकी बात को क्यों लीक करेगा? वो बच्चा नहीं है। फिर तो हम दोनों ही ये बात जानते। हम बात बाहर क्यों करेंगे? गोला ने संभले स्वर में कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मोहनदासा चंद पलों तक सोचता रहा, फिर परेशान स्वर में बोला। जो भी हो रहा है बुरा हो रहा है हमारे साथ। चंकी वाली बात बाहर नहीं जानी चाहिए थी। नागरे चाहे तो हमारा बाजा बजवा सकता है पार्कर भाई को चंकी की बात बताकर। हमें सतर्क रहना होगा दासा साहब। चंकी को बताएं कि नागरे ये बात चंकी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। बात खुल गई जानकर वो पीछे न हट जाए। दासा सोच भरे स्वर में कह रहा था। नागरे को दिखाने के लिए हमें पीछे हटना होगा। दिखाने के लिए? गोला बोला। वैसे पीछे नहीं हटना है। पीछे नहीं हटना है। मैंने ये साबित करके रहना है कि मैं चूतिया नहीं हूं, गुर्राया दासा। जावेद और रिम्मी से तू बात करता रहे गोला। उन्हें कह कि देवराज चौहान को हर हाल में ढूंढो, बेशक इस काम में और आदमी लगा दे। मैं जानना चाहता हूं कि नागरे ने देवराज चौहान को क्यों जाने दिया। गोला ने सर हिला दिया। तू भी सतर्क रहना। नागरे मजे लेने के वास्ते पार्कर भाई के कान में डाल सकता है। मैं तो यहाँ छिपा बैठा हूं, ऐसे में मुसीबत तेरे पर आएगी। रेहन तेरे को गोली मार देगा। ऐसा हुआ तो वो सीधे साधे मुझे गोली नहीं मारेगा, पहले ये जानेगा कि आप कहाँ हैं। गोला ने कहा। तू संभल कर रहना। मेरे से फोन पर बात करना, मेरे पास आना नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई तेरे पीछे पीछे मुझ तक आ पहुंचे। ये मेरा खराब वक्त चल रहा है। बसंत गोला चला गया। मोहनदासा ने गोला की कार की आवाज जाने की आवाज सुनी। जब आवाज सुनाई देनी बंद हो गई तो दासा ने कॉटेज के मुख्य द्वार को चेक किया। गोला चाबी घुमाकर बंद कर गया था दरवाजे को। वो वापस कमरे में पहुंचा और मोबाइल उठाकर नंबर मिलाने लगा। जल्दी ही मोबाइल पर बात हो गई। मुझे ऐसा ठिकाना चाहिए जहां मैं छिप सकूं, दासा ने शांत स्वर में कहा। अभी वो कॉटेज दी तो उसके बारे में बसंत गोला जानता है। कोई बसंत गोला को डंडा चढ़ाकर मेरे बारे में पूछ सकता है। पंगा लंबा हो सकता है, इसलिए मेरे लिए बढ़िया जगह का इंतजाम कर। नोट मुंह मांगे दूंगा। आधे घंटे में फोन करता हूं।
मोहनदासा ने फोन बंद कर दिया। त्रेहन 2 आदमियों के साथ 10 मंजिल पर जिस कंपनी में गया था वो कंपनी हकीकतन टोनी पार्कर की ही थी, परंतु दिखावे के लिए उसका मालिक पार्कर का ही आदमी था। वो दवा की कंपनी थी और विदेशों में दवा के नाम पर ड्रग्स भेजी जाती थी, जबकि सरकार की तरफ से इस कंपनी को सालाना सहायता भी मिलती थी, क्योंकि भारतीय कंपनी की दवा विदेशों में जा रही थी। विदेशों में भारत की धाक जम रही थी, परंतु इस बात का ख्याल भी किसी को नहीं आया था कि दवा की आड़ में आसानी से विदेशों में ड्रग्स भेजी जा रही है। त्रेहन पार्कर के लिए जरूरी कागजात लेने आया था। कागजात तो उसने ले लिए, परंतु साथ के 2 आदमियों में से एक को किसी काम के लिए वहीं छोड़ना पड़ा और एक के साथ वो आधे घंटे बाद इमारत से बाहर निकला और पार्किंग में खड़ी वैन की तरफ बढ़ गया। हाथ में ब्रीफकेस थमा था कागजातों वाला। 8 सीटर वैन थी उसकी। 2 आदमी आगे बैठ सकते थे, 3 पीछे और 3 उसके पीछे। त्रेहन ने ड्राइविंग डोर खोला, भीतर बैठा, ब्रीफकेस पीछे वाली सीट पर रख दिया। तब तक दूसरी तरफ से उसका साथी उसकी बगल में आ बैठा था। त्रेहन ने वैन स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। दिन के 3 बज रहे थे, धूप थी। गाड़ी चलाना त्रेहन का शौक था। जहां तक हो सके वो गाड़ी खुद ही चलाता था। वैन में खामोशी छाई हुई थी। वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। अपने पीछे की सीट पर तो त्रेहन ने ब्रीफकेस रख दिया था, परंतु उसके पीछे की सीट पर उसकी नजर न जा सकी, जहां पर चंकी दुबका सा लेटा था। हाथ में रिवॉल्वर दबी थी और अब उसने जेब में हाथ डालकर 4 इंच लंबा नाल जैसा साइलेंसर निकाला और आहिस्ता आहिस्ता उसे नाल पर चढ़ाने लगा था। तभी खामोश वैन में त्रेहन का फोन बजने लगा। हेलो, त्रेहन ने बात की। कहाँ है तू? मोहम्मद खान की आवाज कानों में पड़ी। दवा कंपनी के ऑफिस से निकला हूं, तू बोल। हमारे आदमी ने खबर दी है कि नागरे ने देवराज चौहान को छोड़ दिया है। ये नहीं हो सकता, त्रेहन के होठों से निकला। देवराज चौहान नागरे के फार्म हाउस वाले बंगले से निकला था 2 घंटे पहले। गोपाल नाले उसे बाहर तक छोड़ने आया था, फिर वो भीतर चला गया और देवराज चौहान आगे बढ़ गया। अजीब खबर दे रहा है मोहम्मद। नागरे ने देवराज चौहान को क्यों छोड़ा? मोहम्मद खान की आवाज कानों में पड़ी। वो देवराज चौहान को क्यों छोड़ेगा, जबकि देवराज चौहान उसे मुगलों की दबी दौलत तक पहुंचा सकता है? इसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। नागरे और देवराज चौहान में कोई समझौता हो गया होगा। तभी त्रेहन, मोहम्मद खान की आवाज कानों में पड़ी। कैसा भी समझौता हो, नागरे देवराज चौहान को अकेला नहीं छोड़ेगा। ये तो है, फिर मामला क्या है? त्रेहन वैन चलाते सोच भरे स्वर में बोला। पार्कर भाई का क्या कहना है? वो कुछ नहीं कह रहे। उन्हें बोला है कि नागरे को फोन करके देवराज चौहान को छोड़ने का मामला पूछूं। पार्कर भाई ऐसा करने को तैयार नहीं है। वजह? पार्कर भाई जाने, परंतु वो कुछ भी करने का इरादा नहीं रखते। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि देवराज चौहान पर नजर रखी जाए। मंगा और आरती देवराज चौहान पर नजर रख रहे हैं। जितेन को भी उधर ही रवाना कर दिया है। जितेन का इस मामले में क्या काम? वो तो पंगा पड़ जाने पर आरती और मंगा संभाल तो लेंगे, परंतु ये मामला देवराज चौहान और नागरे से वास्ता रखता है। मोहनदासा भी चैन से नहीं रहेगा। ऐसे में सावधानी के नाते जितेन को भी वहां भेज दिया है। मंगा और आरती इकट्ठे रहेंगे, परंतु जितेन उनके साथ नहीं होगा, आसपास ही होगा। तीनों फोन पर संपर्क में रहेंगे। समझ गया। त्रेहन के चेहरे पर सोच के भाव दिखाई दे रहे थे। मैं संभालूं इस मामले को? पार्कर भाई से बात करना। वैसे तो मैं चाहता हूं कि जितेन की जगह तू ले ले, तभी तेरे को फोन किया। बात करूंगा पार्कर भाई से, त्रेहन ने कहा और फोन बंद करके जेब में रखा। कोई लफड़ा है क्या? पास बैठा आदमी कह उठा। हाँ, ये लफड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस मामले में डकैती मास्टर देवराज चौहान और नागरे हैं। त्रेहन बोला। लफड़ा क्या है? पार्कर भाई से बात कर रहा हूं, उसके बाद ही कोई बात मुंह से निकालूंगा। उस दिन पार्कर भाई नागरे और मोहनदासा से मिले थे। ये मामला उसी से वास्ता रखता है? हाँ। त्रेहन ने अब गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। उसकी सोचें देवराज चौहान और नागरे पर लग चुकी थी। तभी पीछे वाली सीट पर से चंकी उठा और बीच वाली सीट पर आ गया। हाथ में दबी थी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर। इतना होते ही आगे मौजूद त्रेहन और उसके साथी को पीछे किसी के होने का एहसास हो गया। चंकी ने अब अपनी मौजूदगी को छिपाया भी नहीं था। उसके हिसाब से अब उसके खुलकर आने का वक्त आ चुका था। दोनों ने फौरन पीछे पलट कर देखा। चंकी मुस्कुराया, दांत फाड़े। सच में ऐसा लगा जैसे बंदर ने दांत फाड़े हों। त्रेहन के चेहरे पर हैरत के भाव आ गए। उसके साथी ने फौरन अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया।
चंकी शांत स्वर में कह उठा, रिवॉल्वर मत निकालना और तुम सामने देखकर वैन चलाओ। त्रेहन उसी पल गर्दन घुमाकर सामने देखने लगा, परंतु चेहरे पर उलझन थी। उसके साथी का हाथ जेब में रिवॉल्वर पर था, परंतु त्रेहन ने उसे देखकर इंकार में सर हिलाया तो उसने खाली हाथ जेब से बाहर निकाल लिया। त्रेहन अब तक अपने को पूरी तरह संभाल चुका था। उसके वैन के भीतर लगे शीशे में से चंकी पर निगाह मारी। चंकी पूरी तरह से सतर्कता से बैठा था। त्रेहन ने उसकी रिवॉल्वर की नाल पर लगे साइलेंसर को देख लिया था और महसूस कर लिया था कि मामला गंभीर है। रिवॉल्वर पर कोई साइलेंसर तभी लगाता है जब इरादे खतरनाक हों। वैन सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तुम वैन में कैसे आए? त्रेहन ने पूछा। डिग्गी वाला दरवाजा खोलकर, चंकी बोला। कब से पीछे थे तुम? त्रेहन का स्वर संभला हुआ था। सुबह से। मैंने तुम्हें देखा हुआ है। अच्छा, तुम शायद चंकी हो, पेशेवर हत्यारे, यही हो ना? त्रेहन ने कहा। मैं जानता था कि तुम मुझे पहचान लोगे। चंकी का स्वर शांत था। मुझे हैरानी है कि तुम मेरे पीछे लगे हो। क्या कोई मुझे मारना चाहता है और उसने तुम्हें भेजा है? तुम्हें मारने के लिए मुझे नहीं भेजा गया। फिर लगता है तुम मुझसे बहुत से सवाल पूछना चाहते हो। हाँ, शायद हाँ। मैं भी तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ। वैन को वीरान जगह ले चलो जहां हम बात कर सकें। त्रेहन गंभीर नजर आने लगा था। वैन मध्यम गति से चल रही थी। तुम भूले तो नहीं कि मैं पार्कर भाई का आदमी हूं? याद है। पार्कर भाई को अच्छा नहीं लगेगा ये सब। वो तुमसे नाराज भी हो सकते हैं। चुप रहना बहुत अच्छा होता है, चंकी बोला। वीरान जगह चलो, वहां हम आराम से बात करेंगे। बीच रास्ते में कोई भी बात करने की कोशिश मत करना। तुम दोनों में से कोई भी चालाकी न करे। मैंने रिवॉल्वर पर साइलेंसर चढ़ा रखा है। इससे समझ सकते हो कि जरूरत पड़ी तो मैं फौरन गोली चला दूंगा। त्रेहन ने वीरान जगह वैन रोक दी। आधा घंटा लगा था यहां तक पहुंचने में। चलती सड़क यहां से 200 कदम दूर थी। आसपास पेड़ों के झुरमुट थे। इधर कोई भी आदमी नहीं था। धूप निकली हुई थी, परंतु पेड़ों की वजह से जगह जगह छाया लहरा रही थी। रुक रुक कर मध्यम हवा के झोंके चल रहे थे। त्रेहन ने इंजन बंद कर दिया। उसी पल चंकी ने हाथ आगे बढ़ाया और त्रेहन के साथ सीट पर बैठे आदमी के सिर के पिछले हिस्से पर फायर कर दिया। मध्यम सी पिट्टी की आवाज हुई। वैन में खून के छींटे बिखर गए। कुछ छींटे सामने वाले शीशे पर भी पड़े। उसका सिर बैठे बैठे एक तरफ लुढ़क गया था। गोली बाहर ना निकली थी, सिर की किसी हड्डी में फंस कर रह गई। त्रेहन बुरी तरह चौंका। हड़बड़ाकर उसने गर्दन घुमाकर चंकी को देखा। चंकी मुस्कुराया। ये तुमने क्या किया? त्रेहन नाराजगी से बोला। हम दोनों ने बातें करनी थी, तीसरे की मुझे जरूरत नहीं थी। ये तुमने गलत किया। मैं कभी भी कोई काम गलत नहीं करता। चंकी की आंखों में खतरनाक चमक आ गई थी। त्रेहन ने उसे देखते हुए दांतों से होंठ काटा। एकाएक चंकी मुस्कुरा पड़ा। तुम डर रहे हो? नहीं, डर रहे हो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। चंकी ने पुनः कहा। बकवास मत करो, मैं डरने वाला नहीं हूं। त्रेहन ने गुस्से से कहा। बहादुर हो? तुम चाहते क्या हो? काम की बात पर आ जाओ। त्रेहन ने खुद को संभाला। मुझे टोनी पार्कर को मारने के लिए नोट दिए गए हैं, चंकी ने शांत स्वर में कहा। त्रेहन चौंका। नोट? टोनी पार्कर यानी कि पार्कर भाई की हत्या के लिए तुम्हें नोट दिए हैं? चंकी ने सर हिलाया। किसने? मोहन दासा ने। दासा हरामी कुत्ता, साले के पर निकल आए हैं। जंगल में रहकर शेर से पंगा लेता है। त्रेहन दांत किटकिटाकर रह उठा। उसका चेहरा धधक कर लाल सुर्ख हो गया। बुरी मौत मरेगा। चंकी शांत सा उसे देखता रहा। त्रेहन अभी भी गुस्से में था। चंकी थोड़ा पीछे हटा और त्रेहन पर सतर्क निगाहें रखे जेब से पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाई और दोनों चीजें त्रेहन की तरफ बढ़ाकर बोला, सिगरेट पी। मैं नहीं पीता। चंकी ने पैकेट माचिस जेब में रखा और कश लिया। त्रेहन की निगाह अब चंकी पर टिक गई थी। तूने मेरे साथी को क्यों मारा? मैं नहीं चाहता हमारी बातें कोई और सुने। वो विश्वासी आदमी था, मेरे लिए नहीं। त्रेहन ने चंकी को गहरी निगाहों से देखा। चंकी ने कश लिया। तूने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई कि मोहनदासा पार्कर भाई को मार? सुनकर तेरे को अच्छा नहीं लगा कि खबर मिल गई? अच्छा लगा, पर तूने मुझे क्यों बताया? लगता है मैंने गलती कर दी बताकर। ये बात नहीं, त्रेहन संभला।
कितना दिया तुझे पार्कर भाई को मारने के लिए? 20। 12 पहले, 8 बाद में। 20 लाख? करोड़। सस्ते में सौदा कर लिया। चंकी शांत सा त्रेहन को देखता रहा। त्रेहन बेचैन दिख रहा था। क्या पंगा हुआ पार्कर और दासा के बीच? तेरे को क्या, मैं जानना चाहता हूं। दासा से पूछा, परंतु उसने नहीं बताया। लेकिन ये तो पक्का है कि पंगा बड़ा है, वरना दासा इतना बड़ा काम करने को ना कहता। बता पंगा क्या है? चंकी ने कश लिया। मुझे नहीं पता। तेरे को जरूर पता है। त्रेहन को पार्कर का पंगा पता ना हो, ये नहीं हो सकता। देख, मैं दोस्तों की तरह तेरे साथ बात कर रहा हूँ। मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि पंगा क्या है। क्यों जरूरी है? मैं कोई भी काम करने से पहले ये जरूर जानता हूँ कि कोई मेरे हाथों से क्यों मर रहा है। तो तू पार्कर भाई की हत्या करने का ख्वाब देख रहा है? त्रेहन के माथे पर बल पड़े। क्यों? क्या मैं पार्कर भाई को मार नहीं सकता? वो देवता है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। त्रेहन चंकी को घूरने लगा। चंकी ने शांत भाव से उसे देखते हुए कश लिया। पार्कर भाई से क्यों पंगा लेता है? मैं तेरे को पीछे हटने के लिए 10 करोड़ दिलवा दूंगा। ये बात की बात है, पहले पंगा तो जानूं। त्रेहन बेचैन हुआ, पहलू बदला। अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रख ले। मैं नहीं चाहता कि तू रिवॉल्वर निकाले। मैंने ऐसा नहीं सोचा। कोई बात नहीं, अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रख। त्रेहन ने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखे और पहले की तरह गर्दन घुमाकर पीछे चंकी को देखा। चंकी ने पुनः कश लिया और सिगरेट को त्रेहन वाली खिड़की से बाहर फेंका। बता, चंकी बोला। ना बताऊं तो मैं तुझे शूट कर दूंगा, फिर मोहम्मद खान को पकड़कर उससे पूछूंगा। उसने भी ना बताया तो उसे भी शूट कर दूंगा और पार्कर के सामने आने का इंतजार करूंगा। जब वो दिखेगा तो उसे भी शूट कर दूंगा। पार्कर भाई को मारना आसान नहीं। मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मैं इस काम पर मैं महीना 2 महीने भी लगा दूं तो परवाह नहीं। बता दिया तो फिर क्या करेगा? फिर पार्कर भाई से 10 करोड़ लेकर इस मामले से पीछे हट जाऊंगा। दासा से धोखा करेगा? टोनी पार्कर की दोस्ती भी तो पालूंगा। त्रेहन के होंठ बिछ गए। वैन में 1-2 मिनट शांति रही। नहीं बता रहा तो मोहन दासा ने एक सिक्का हासिल किया था जिसके दम पर मुगलों की दबी दौलत तक पहुंचा जा सकता था। अच्छा? चंकी का चेहरा सामान्य रहा। उस सिक्के के दम पर मुगल बादशाहों की दबी दौलत तक देवराज चौहान ही पहुंच सकता है। कौन देवराज चौहान? डकैती मास्टर देवराज चौहान। नाम तो सुना है, आगे बोल। परंतु देवराज चौहान को नागरे ने पकड़कर कैद कर लिया कि मोहन दासा देवराज चौहान से सौदेबाजी न कर सके। जो भी सौदेबाजी करनी हो उसके लिए उससे संपर्क करे। नागरे कौन? नागरे केले वाला? वही। लगता है इस मामले में हर बड़ा दादा मौजूद है। चंकी शांत सा बोला। फिर? परंतु मोहन दासा को नागरे पर भरोसा नहीं था। ऐसे में दासा ने पार्कर से संबंध बनाया कि वो बीच में आए। ये तो गलती कर दी दासा ने। त्रेहन बेचैन दिखा। बार बार रुक क्यों जाता है? बात पूरी कर। पार्कर भाई ने दासा से वो सिक्का लेकर दासा को मामले से बाहर कर दिया और खुद नागरे से बात कर ली। ये वजह है कि दासा पार्कर को खत्म करना चाहता है, चंकी बोला। त्रेहन चुप रहा। आगे बोल। नागरे क्या कर रहा है? सिक्का अब किसके पास है? पार्कर भाई ने सिक्का नागरे को दे दिया। त्रेहन बेचैनी से बोला। वो मुगलों की दौलत कहाँ है? पता नहीं, देवराज चौहान जानता है। मैंने सुना था कि फोन पर कि देवराज चौहान की कोई बात चल रही थी। वो क्या था? नागरे पता नहीं किस चक्कर में है। उसके ठिकाने से देवराज चौहान अकेला निकलकर कहीं गया है। आज ही ये खबर आई है। जबकि नागरे देवराज चौहान को इस तरह किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उसे मुगलों की दौलत तक पहुंचा सकता है। नागरे किस चक्कर में है ये समझ से बाहर है। हालांकि नागरे ने देवराज चौहान के साथी जगमोहन को भी कैद कर रखा है, उसे नहीं छोड़ा। तुम्हारे आदमी देवराज चौहान पर नजर रख रहे हैं? त्रेहन हिचकिचाया। बोलेगा नहीं? हाँ, 2 आदमी। 3, चंकी ने टोका। हाँ 3। त्रेहन ने गहरी सांस ली। उनके नाम मंगा, आड़ती और जितेन है। देवराज चौहान इस वक्त कहाँ है? ये मुझे नहीं पता। जब फोन आया था तो मोहम्मद से मैंने नहीं पूछा। ये मामला तो मजेदार है। कितनी दौलत है मुगलों की? चंकी शांत था। बहुत बड़ी। मुगल बादशाहों की दौलतें बड़ी ही होती थी। लेकिन तुझे मामला मजेदार क्यों लगा? त्रेहन ने चंकी को घूरा। क्योंकि दौलत मुगलों की है, जो कि बड़ी ही होती। आग में हाथ मत डाल चंकी, त्रेहन ने कठोर स्वर में कहा। चंकी मुस्कुराया। मैं तेरे को पार्कर भाई से 10 करोड़ दिलवा सकता हूं कि आराम से बैठ जा। दासा की फिक्र मत कर। अगले कुछ घंटों में पार्कर भाई उसका काम निपटा देगा।
12 करोड़ उससे भी ले चुका है, 22 करोड़ हो गया तेरे पास। तेरे लिए यही खजाने जैसी रकम है, मजे से जिंदगी बिता। ये पार्कर भाई का मामला। तभी वैन में पिट की आवाज हुई। गोली त्रेहन के खुले मुंह में प्रवेश करके पीछे गर्दन से निकल गई। त्रेहन की आंखें फैल गई, वो तड़पने लगा। चंकी ने उसके सिर पर गोली चला दी। त्रेहन लुढ़क गया और शांत हो गया। चंकी ने वैन के बाहर देखा। हर तरफ पेड़ और वीरानी थी। चंकी ने सिगरेट निकालकर सुलगाई और कश लेकर मोबाइल निकाला। मोहन दासा को फोन किया। हेलो। तुरंत दासा की आवाज कानों में पड़ी। त्रेहन गया, चंकी ने शांत स्वर में कहा। ओह, दासा की तरफ से इतनी ही आवाज आई। अब मोहम्मद जाएगा, फिर पार्कर। 1-2 दिन में सारा काम निपट जाएगा। 1-2 दिन में सारा काम निपट जाएगा, दासा की आवाज आई। पता नहीं, पर वक्त लगेगा, चंकी ने कहा और फोन बंद करके जेब में रखा और दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। ठंडी हवा के झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने रुमाल निकाला और वैन की हर वो जगह साफ करने लगा जहां पर उसकी उंगलियों के निशान हो सकते थे। 5-7 मिनट उसे इस काम में लगे। उसके बाद रुमाल जेब में डालकर वैन के दूसरी तरफ पहुंचा और खिड़की से बाहर फेंकी सिगरेट को तलाश करके उसे उठाकर जेब में रखा। दूसरे हाथ में दबी सिगरेट का कश लेने के बाद उसने ड्राइविंग डोर खोला। त्रेहन का शरीर अजीब सी हालत में सीट पर पड़ा था। कपड़ों की तलाशी लेकर त्रेहन का मोबाइल निकाला, उसे रुमाल से साफ करके रुमाल से पकड़कर टोनी पार्कर का नंबर मिलाया और फोन को रुमाल में लपेटकर कान से लगा लिया। बोल त्रेहन, वो कागजात लेकर अभी तू मेरे पास पहुंचा क्यों नहीं? पार्कर की आवाज चंकी के कानों में पड़ी। त्रेहन गया। इस बार चंकी के होंठों से बदली सी आवाज निकली। साथ ही ये बताया कि त्रेहन की लाश कहां पड़ी है। फिर फोन को बिना छुए रुमाल के सहारे त्रेहन की लाश की गोदी में रखा और आगे बढ़ गया। रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछा और उसे जेब में डाल लिया। टोनी पार्कर इस वक्त एक बंगले की दूसरी मंजिल पर था। ये जगह को वो सुरक्षित मानता था। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उसके कई हथियारबंद आदमी मौजूद रहते थे और बाहर गेट पर भी 2 गनमैन हमेशा खड़े रहते थे। पार्कर ने इस वक्त नाइट सूट पहना हुआ था और लंच लेकर हटा था। 10 मिनट पहले ही मोहम्मद खान वहां पहुंचा था, परंतु खाना खाते पाकर वो बाहर निकल गया था। जब खाना समाप्त हो गया तो मोहम्मद खान भीतर आ गया। आओ मोहम्मद, तुम भी मेरे साथ लंच ले लेते। आप तो जानते ही हैं पार्कर भाई कि मैं दिन में 2 बार, सुबह और शाम को ही खाना खाता हूं। बैठो, मोहम्मद खान बैठते हुए बोला। मैं आपसे देवराज चौहान की बात करने आया हूं। हमारे आदमी उस पर नजर रख रहे हैं ना? पार्कर ने पूछा। हाँ, 3 आदमी निगाहें रखे हुए हैं, उस पर नजर रखते रहो, टोनी पार्कर सिर हिलाकर बोला। आपको नागरे से बात करनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है। क्यों उसने देवराज चौहान को वो खामखा तो छोड़ेगा नहीं। टोनी पार्कर ने मोहम्मद को देखा। सही कहा आपने, परंतु उसने देवराज चौहान को अकेले क्यों? ये नागरे की समस्या है, हमारी नहीं। देवराज चौहान के साथ जितना नागरे का वास्ता है उतना ही आपका। ऐसे में हो सकता है देवराज चौहान से मेरा वास्ता ज्यादा हो। फिर तो नागरे से आपको जरूर बात करनी चाहिए कि उसने क्यों। नागरे ने मुझे 15 दिन बाद बात करने को कहा था, इसलिए मैं 15 दिन बाद ही बात करूंगा। 5 दिन बीत गए हैं। नागरे ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि हम उसके पीछे पड़े। उससे ताकतवर हैं हम। मुगलों का वो सिक्का मैंने उसे दिया है, मोहन दासा ने नहीं। टोनी पार्कर उठकर टहलने लगा। नागरे ने पहले ही कह दिया था कि योजना उसकी चलेगी। मुझे इस पर एतराज नहीं। नागरे समझदार है। देवराज चौहान को उसने अकेले जाने दिया तो उसकी कोई खास वजह ही होगी। मोहम्मद, देवराज चौहान पर नजर रखते रहो, सब ठीक है। मैंने जितेन को इस मामले में भेजा है, वो बढ़िया काम करता है, मैं संतुष्ट हूं। त्रेहन को इस मामले में डाला जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। अभी त्रेहन के लिए यह मामला छोटा है, जितेन को ही यह मामला संभालने दो। जरूरत पड़ी तो त्रेहन को भेजा जाएगा। जो लोग देवराज चौहान पर नजर रख रहे हैं उससे बराबर खबर लेते रहो, मैं उनके संपर्क में हूं। त्रेहन को कागजात लेकर अब तक आ जाना चाहिए था। फोन करो उसे और पूछो कि वो पहुंचा क्यों नहीं। मोहम्मद खान ने जेब से मोबाइल निकाला। उसी पर टोनी पार्कर के फोन की बेल बजने लगी। पार्कर ने आगे बढ़कर फोन उठाया और बात की। स्क्रीन पर आया नंबर त्रेहन का ही था। बोल त्रेहन, तू कागजात लेकर अभी तक मेरे पास पहुंचा क्यों नहीं? उसके बाद टोनी पार्कर ने जो सुना ठगा सा रह गया। चंद पल उसने कानों से फोन लगाए रखा। हेलो हेलो, टोनी पार्कर उधर से बंद होते ही बेचैनी से बोला, परंतु उधर से फोन बंद हो चुका था।
मोहम्मद खान पार्कर के चेहरे के भाव देखकर सतर्क हो गया था। टोनी पार्कर कानों से फोन हटाते हुए मोहम्मद से कह उठा, किसी ने बताया कि त्रेहन को मार दिया है और उसकी लाश कहां पड़ी है वो जगह भी बताई। कहकर पार्कर ने सख्त स्वर में वो जगह बताई जो उसे फोन पर बताई गई थी। त्रेहन को कौन मारेगा? मोहम्मद खान के होंठों से निकला। उसे मारना आसान नहीं। टोनी पार्कर के होंठ बिछ गए। मोहम्मद खान अजीब सी हालत में खड़ा था। किसने मारा होगा त्रेहन को? टोनी पार्कर के होंठ खुले। फोन करने वाला कौन था? मैंने उसकी आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। क्या पता उसने खबर दी हो, उसने त्रेहन को ना मारा हो। मोहम्मद बोला, उसी ने मारा। जिस ढंग से उसने बात की उससे स्पष्ट है कि उसी ने त्रेहन को। मोहनदासा तो नहीं? मोहम्मद खान के होंठों से निकला। टोनी पार्कर सख्त सी निगाहों से मोहम्मद खान को देखने लगा। मोहनदासा ने अपने मन में आपके लिए खुंदक रखी होगी कि आपने सिक्का उससे झटक लिया। वो आवाज मोहनदासा की नहीं थी। टोनी पार्कर ने इंकार में सिर हिलाया। उसने किसी से काम करवाया हो सकता है। दासा त्रेहन की हत्या नहीं करेगा। अगर वो बहुत कल्प गया है तो मुझे खत्म करना चाहेगा। ये काम दासा का नहीं हो सकता, किसी और ने ही किया है। उसके पास मेरा फोन नंबर भी है। इसी से स्पष्ट है कि वो भी अंडरवर्ल्ड का ही आदमी होगा। जो भी है, उसने त्रेहन को मारकर बहुत बुरा किया। मैं वहां जाता। तू नहीं जाएगा मोहम्मद, टोनी पार्कर बोला। त्रेहन को मारने वाला खतरनाक इंसान होगा। हो सकता है वो घात लगाए हो, वहां तू पहुंचे और तुझे भी मार दे। वो मुझे क्यों मारेगा? जिस वजह से उसने त्रेहन को मारा है। अगर वो मेरे से खुंदक खाया होगा तो तुझे भी खत्म करना चाहेगा कि मैं कमजोर हो जाऊं। तेरे इंतजार में वो वहां हो सकता है, टोनी पार्कर ने कड़वे स्वर में बोला। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, मोहम्मद खान बेचैनी से बोला। पटेल को भेज वहां। मोहम्मद खान तुरंत बाहर निकल गया। वो वैन पिछले 2.5 घंटों से वहीं खड़ी थी। अब तक सूर्य थोड़ा घूम गया था तो धूप से आधी वैन चमक रही थी, आधी छाया में थी। ठहर ठहर कर हवा चल रही थी। सुनसानी और एकांत था उस जगह पर। शाम के 5:30 बज रहे थे। सूर्य पश्चिम की तरफ सरक गया था। चंकी वहां से 30 कदम दूर एक घने पेड़ के ऊपर बैठा था और नीचे से कहीं से भी वो नजर नहीं आ रहा था। वो यहां से गया नहीं था, इस पेड़ पर आ चढ़ा था। चंकी के दिमाग में जो प्लान था उसी प्लान के हिसाब से फोन किया था टोनी पार्कर को। वो जानता था कि त्रेहन के मारे जाने की खबर सुनकर वहां पर मोहम्मद खान आएगा और चंकी एक ही दिन में दूसरा शिकार भी कर लेना चाहता था। 2.5 घंटों से चंकी पेड़ पर चढ़ा बैठा था और पूरी तरह से सतर्क था। फिर वो वक्त भी आया जब उसके कानों में मध्यम से इंजन की आवाज पड़ी। चंकी सतर्क हो गया। वो समझ गया कि शिकार आ रहा है। मोहम्मद खान आ पहुंचा है। साइलेंसर लगी रिवॉल्वर अभी भी उसके हाथों में दबी थी। जल्द ही इंजन की आवाज उसके करीब आ पहुंची और कार उस पेड़ से कुछ दूरी पर से निकली। वो नीले रंग की कार थी। कार की बॉडी पर तरह तरह के स्क्रैच पड़े दिख रहे थे। चंकी की अपलक निगाह कार पर थी। उस कार को वैन के पास रुकते देख और फिर कार से 4 लोग बाहर निकले। मोहम्मद खान उनमें नहीं था। चंकी के होंठ भिज गए। वो तो मोहम्मद खान के आने की आस लगाए हुए था। पटेल को चंकी पहचानता था। हालांकि पटेल के मरने से उसे कोई फायदा नहीं पहुंचता था, परंतु चंकी ने टोनी पार्कर को बौखला देने के लिए पटेल का निशाना लिया। गोली उसकी छाती में जा लगी। साइलेंसर की वजह से गोली की आवाज नहीं उभरी। चंकी ने अगले ही पल पटेल को छाती थामे नीचे गिरते देखा। पटेल के तीनों साथी उसे मरते पाकर हड़बड़ा उठे। उन्होंने आसपास देखा, हाथों में रिवॉल्वर आ गई। चंकी ने अगले ही पल एक के बाद एक निशाना लेकर 2 फायर किए। दोनों गोलियां ठिकाने पर लगी। दोनों वैन से टकराकर नीचे गिरते चले गए। ये देख चौथा घबरा उठा और कार छोड़कर वहां से दौड़ पड़ा। चंकी ने उसे जाने दिया। छोटे प्यादे को मारने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगले 5 मिनट वो पेड़ पर ही बैठा रहा। सब ठीक पाकर पेड़ से उतरा और एक तरफ चला गया। जगमोहन एक कमरे में बंद था। जब से उसे पकड़कर लाया गया था तब से वो इसी कमरे में बंद था। गोपाल नाले कभी कभार उसके पास चक्कर लगाया जाता था, जबकि नागरे उससे 2 बार ही मिलने आया था। हर बार नागरे ने उससे यही पूछा कि अगर उसे सिक्का मिल जाए तो क्या वो मुगलों की दौलत तक उन्हें पहुंचा सकता है। जवाब में जगमोहन ने यही कहा कि इस बारे में देवराज चौहान को पता है। देवराज चौहान ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। नागरे ने जगमोहन को नहीं बताया था कि देवराज चौहान भी उसके पास ही मौजूद है। जगमोहन के पास कमरे में हर समय 3 आदमी रहते थे ताकि जगमोहन पर वो हर वक्त ठीक से नजर रख सके। 2 आदमी कमरे के दरवाजे के बाहर रहते
जगमोहन उनके बारे में जानता था और सोचता था कि ऐसी स्थिति में यहां से निकलना ठीक नहीं। उसे यह भी चिंता थी कि उसके एकाएक गायब हो जाने की वजह से देवराज चौहान परेशान हो रहा होगा, उसे ढूंढ रहा होगा। फिर नागरे केले वाला उसके पास आया। उसने जगमोहन को बताया कि देवराज चौहान उसके ही पास था और घंटा भर पहले उसे सिक्का देकर यहां से भेजा है। नागरे ने सारी बात बताई। सुनते ही जगमोहन के चेहरे पर कड़वे भाव छा गए। वो कड़वे स्वर में बोला, बहुत कमीना निकला देवराज चौहान। क्यों? नागरे ने उसे देखा। मैं यहां फंसा पड़ा हूं और वो तुमसे सिक्का लेकर चला गया कि मुगलों की दौलत पा सके। उसे चाहिए था कि मुझे आजाद कराता। वो हमेशा ही दौलत के पीछे भागता है। अब सामने पड़ा तो छोड़ूंगा नहीं हरामी को। जगमोहन के चेहरे पर गुस्से के बल स्पष्ट दिखने लगे। परंतु तुमने तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। अच्छा, वो क्या? देवराज चौहान को सिक्का नहीं देना चाहिए था। वो दौलत पा लेगा और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। नागरे ने गहरी सांस ली। उसे सिक्का दिए बिना ही जाने देता तो बढ़िया रहता, पर तुमने उसे छोड़ा क्यों? नागरिक खामोश रहा। मेरे ख्याल में तुमने अपने आदमी उसके पीछे लगा रखे होंगे कि वो दौलत तक पहुंचे और तुम। ये बात नहीं है, यही बात है। मेरा यकीन कर लो, मैं नहीं मानता। तुम इसे इस तरह नहीं छोड़ सकते। फिर तुमने तो उसे मुगलों का वो सिक्का भी दे दिया जिसके दम पर मुगलों की छिपी दौलत तक पहुंचा जा सकता है। तुमने जरूर इसके साथ कोई चाल खेली है। उसकी बात पर ध्यान देकर नागरे से पूछा, देवराज चौहान ने कभी तुम्हारे सामने जिक्र किया हो मुगलों की दौलत कहां है? मुझे कुछ नहीं पता, परंतु अब मैं समझ गया कि तुमने देवराज चौहान के साथ क्या चाल खेली है। मैंने कोई चाल नहीं खेली। तुमने उसे नकली सिक्का दिया होगा, है ना? यही बात। मैंने असली सिक्का दिया है उसे। तुम झूठ पर झूठ बोल रहे हो। तुम्हें मेरी बात का विश्वास कर लेना चाहिए कि मैंने उसे असली सिक्का दिया है। ऐसा है तो तुम पर हैरानी है। तुम इतने बड़े पागल तो नहीं लगते कि उसे असली सिक्का देकर जाने दो। ऐसा ही किया है मैंने। फिर तुम्हारे आदमी उस पर नजर रख। ये बात भी नहीं है। ये बात भी नहीं है, जगमोहन तीखे स्वर में बोला। वो बात भी नहीं है, फिर तो यही कह सकता हूं कि तुम पागल हो। मैं पागल नहीं हूं, नागरे मुस्कुराया। सच बात यह है कि मैंने उसे कह दिया है कि 100 माइल्स के दायरे से वो बाहर नहीं जा सकेगा। मैं उसे 100 माइल्स से बाहर नहीं जाने दूंगा। तब उसे बहुत तकलीफ होगी कि सिक्का उसके पास होते हुए भी वो मुगलों की दौलत को हासिल नहीं कर पा रहा। और तुमने उसे आधे आधे की ये बात नहीं की? जगमोहन ने टोका। कि वो नहीं माना? आधे आधे पर नहीं माना? जगमोहन ने हैरानी दिखाई। हाँ, लालची हो गया है देवराज चौहान। पहले ऐसा नहीं होता था। तुम मुझे मौका देते, मैं उसे समझाता। मुझे तुम्हारी सिफारिश की जरूरत नहीं, मैं अपने मामले को संभाल सकता हूं। परंतु तुमने सिक्का देकर देवराज चौहान को जाने क्यों दिया? ऐसा काम तो पागल कर सकते हैं, परंतु तुम पागल नहीं लगते। तुम तगड़ी नजर रखवा रहे होगे देवराज चौहान पर। जगमोहन बोला, तभी तो तुम उसे 100 माइल्स के घेरे से बाहर नहीं जाने दोगे। मुझे तो तुम पागल लग रहे। नागरे बात पूरी नहीं कर सका। उसका मोबाइल बजने लगा। हेलो, नागरे ने बात की। कैसे हो? औरत का मधुर स्वर कानों में पड़ा। तुमने तो देवराज चौहान को जाने दिया, तुम्हें पता है? कहते हुए नागरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जगमोहन ने उसे रोकने की चेष्टा नहीं की। पता है, तभी तो कह रही हूं। क्या बात है? तुम देवराज चौहान पर इतनी क्यों फिदा हो? नागरे कमरे से निकला और राहदारी में आगे बढ़ गया। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि तुम्हें हर बात कैसे पता चल जाती है। मोहनदासा की बात तुमने मुझे बताई कि उसने टोनी पार्कर की हत्या की सुपारी चंकी को दी है। अक्सर तुम इसी तरह की खास खबरें मुझे बताती रहती हो। मेरे बताए बिना तुम्हें यह भी पता है कि मैंने देवराज चौहान को छोड़। औरत के हंसने की आवाज कानों में पड़ी। नागरे गहरी सांस लेकर रह गया। मैं तो तुम्हें एक और खबर देने वाली हूं। औरत का मीठा स्वर कानों में पड़ा। क्या? ये तो तुम्हें बता ही चुकी हूं कि चंकी मोहनदासा ने चंकी को टोनी पार्कर को मारने की सुपारी दी है। चंकी ने अपना काम शुरू कर दिया है, परंतु वो कुछ प्लानिंग के साथ ये काम कर रहा है कि उसने पार्कर की अपेक्षा पहले त्रेहन को मारा। त्रेहन को मार दिया चंकी ने? नागरे के होंठ से कुड़े। वो आगे बढ़ा जा रहा था। इस बात को 4 घंटे हो चुके हैं। तुम्हें कैसे पता चला? चल गया। जादू का डंडा है मेरे पास। औरत के हंसने का स्वर आया। दिखाऊं क्या? तुम तो मेरी सोच से ज्यादा खतरनाक होती जा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। तुमने देवराज चौहान को क्या प्लान बनाकर छोड़ा? वो मेरे 100 माइल से ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा।
क्यों? मैंने उसके शरीर में डिवाइस फिट करवा दी है। इस बात का उसे नहीं पता। 4 दिन उसे बेहोश रखा था और मुरारे ने फोन की चिप के बराबर की डिवाइस उसके कंधे में फिट कर दी। वो डिवाइस मुझे हर वक्त उसकी लोकेशन बताती रहेगी। मैं जब भी चाहूं उसे पकड़ सकता हूं, यानी कि उसे मुगलों की दौलत तक नहीं पहुंचने दूंगा। सिक्का तो तुम्हारे पास है, फिर वो कैसे? सिक्का भी उसे दे दिया। इस तरह तो तुम देवराज चौहान को परेशान कर रहे हो। सिक्का उसके पास है। वो जानता है कि सिक्के के दम पर कैसे मुगलों की छिपी दौलत को तलाश कर सकते हैं, और तुम उसे 100 माइल से बाहर नहीं जाने दोगे। हाँ, 100 माइल से बाहर जाते ही मुझे सिग्नल मिल जाएगा और मेरे आदमी तुरंत वहां पहुंचकर देवराज चौहान को वापस 100 माइल्स के भीतर फेंक देंगे। नागरे कहते हुए एक कमरे में प्रवेश कर गया और कुर्सी पर बैठ गया। इससे क्या फायदा होगा? उसे तकलीफ होगी कि सिक्का उसके पास होते हुए भी वो मुगलों की दौलत तक नहीं पहुंच पा रहा। वो आजाद होकर भी आजाद नहीं है। मजबूर होकर उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? आधे आधे वाली बात। तुम किसी को आधा देने वाले तो नहीं नागरे। कहने में क्या जाता है? नागरे हंसा। देवराज के पास तुम्हारा नंबर है? हाँ। टोनी पार्कर को पता चल गया होगा कि देवराज चौहान को तुमने छोड़ दिया। अभी उसका फोन नहीं आया। देवराज चौहान मुगलों की दौलत आधे आधे पर तैयार हो गया तो पार्कर से भी तुम्हें निपटना पड़ेगा। वो भी आधा मांगेगा। हो सकता है उससे पहले चंकी नाम का हत्यारा पार्कर तक पहुंच जाए। तो तुम मुंह सवारे बैठे हो कि पार्कर से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा? शायद। चंकी का नाम सुन रखा है मैंने, वो खतरनाक है। मोहनदासा का फोन भी नहीं आया कि आया था। वो पूछ रहा था कि मैंने देवराज चौहान को क्यों छोड़ा, परंतु चंकी का इशारा देकर मैंने उसे समझा दिया कि मैं जानता हूं कि वो क्या करने के फेर में है। मैंने उसे मामले से पीछे हटने को कह दिया है। वो हटेगा क्या? लगता तो नहीं, क्योंकि पार्कर ने उसे तगड़ा मूर्ख बनाया है। चुप बैठने वाला नहीं, नागरे बोला। पार्कर को पक्का पता होगा कि तुमने देवराज चौहान को छोड़ दिया है। उसका तुम्हें फोन नहीं आया तो इसका यही मतलब निकलता है कि वो अपने आदमी देवराज चौहान के पीछे लगा चुका है। परवाह नहीं, मोहनदासा के आदमी भी देवराज चौहान पर नजर रख रहे होंगे। मैं इन बातों की परवाह नहीं करता। जानता है नागरे, अगर मैं दासा या पार्कर की जगह होती तो क्या करती? देवराज चौहान को अपने कब्जे में कर लेती, फिर चुपचाप उसे मुगलों की दौलत तक पहुंचने को तैयार करती और किसी को हवा भी ना लगने देती कि मैंने और देवराज चौहान ने दौलत हासिल करके बांट ली। तुम कहना चाहती हो कि पार्कर या दासा ऐसा कर सकते हैं? हाँ। उस डिवाइस को तुम भूल गई जो देवराज चौहान के कंधे में फिट है। उससे मुझे हर पल देवराज चौहान की स्थिति का पता चलता रहेगा कि वो कहाँ है। वो मेरी निगाहों से दूर नहीं हो सकता। वो डिवाइस तो 100 माइल्स के भीतर काम करती है ना? किसने कह दिया तुम्हें ये? डिवाइस पूरे हिंदुस्तान में काम करेगी और देवराज चौहान की लोकेशन का मुझे पता चलता रहेगा। 100 माइल से बाहर उसे इसलिए नहीं निकलने दूंगा कि तंग आकर वो मेरी आधे आधे की बात मान ले। देखती हूँ कि तेरी गोटी फिट होती है कि नहीं। जगमोहन को तूने अपने पास ही रखा है? हाँ। क्या सोचकर? यूं ही, कुछ तय नहीं है। जगमोहन को भी देवराज के साथ छोड़ देना ठीक नहीं लगा। कुछ तो सोचकर ही तूने जगमोहन को रखा होगा। देवराज चौहान और जगमोहन का रिश्ता बहुत पुराना है। अगर किसी स्थिति में देवराज चौहान मुझे अपने हाथ से बाहर निकलता दिखा तो जगमोहन को सामने कर उसे मजबूर कर सकता हूं कि वो अपनी हद में रहे। मेरे ख्याल में देवराज चौहान जगमोहन को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। छोड़ो इन बातों को, औरत ने मुस्कान भरे स्वर में कहा। आ रहे हो? नहीं, नागरे ने मुंह बनाकर कहा। क्यों, नाराजगी है क्या? औरत ने नखरे वाली स्वर में कहा। हमें मिले बहुत दिन हो गए। जब से तुमने देवराज चौहान को कैद किया है तब से मेरे पास आए ही नहीं। उससे पहले मैं तेरे बुलावे पर नहा धोकर सज धज कर परफ्यूम लगाकर आया था और वहां पर पहुंचकर पता चला कि मैडम को कोई जरूरी काम पड़ गया है। वो चली गई हैं कहीं। फोन किया तो वो बंद था। 2 घंटे कुत्ते की तरह तुम्हारे आने का इंतजार करता रहा और जब कुत्ता शांत हो गया तो चला आया। वो नाराजगी अभी भी तुम्हारे मन में है? औरत ने अदा से कहा। छोड़ो भी, आज मैं फुर्सत, अभी मैं व्यस्त हूं, नागरे ने मुंह बनाकर कहा और फोन बंद कर दिया।